नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 5 व 6 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 5। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और इसमें क्या दिया गया है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है और सी डी भुजा का मध्य बिंदु आपके पास एफ है और सिद्ध करना है कि रेखाखंड ए एफ, देखो रेखाखंड ए एफ कौन सा है, ये आपका जो रेखाखंड है ए एफ और ईसी कौन सा है, ईसी आपके पास ये है। तो ये दोनों रेखाखंड क्या कर रहे हैं, विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। विकर्ण बीडी हो गया हमारे पास ये। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि एएफ व ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब हमें सिद्ध करना होगा कि हमारा ये जो डीपी है ये बराबर होगा पी क्यू के और ये बराबर होगा क्यू बी के। मतलब ये तीनों कैसे होंगे, ये तीनों हमारे बराबर आएंगे। ये चीज हमें करनी है इसमें सिद्ध। तो देखिए किस प्रकार इसे हम करेंगे सिद्ध। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया गया है हमारे पास, तो दिया है, देखिए क्या दिया गया है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। क्या है एबीसीडी, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा है बच्चों, एबीसीडी हमारा समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया गया है कि इसमें भुजाओं आपके ए बी व सी डी के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, ई व एफ हैं। तो बिंदु ई व एफ, बिंदु ई व एफ क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हैं आपकी, देखो ई तो है ए बी का, भुजाओं ए बी तथा और जो एफ है ये है हमारे पास सी डी भुजा का मध्य बिंदु। तो ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु हैं। क्या हैं ये दोनों, इनके मध्य बिंदु हैं। और हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, हमसे सिद्ध करवा रहा है कि रेखाखंड एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। तो रेखाखंड एएफ, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड एएफ और ईसी, रेखाखंड एएफ व, देखो कौन कौन से हैं कि रेखाखंड एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। तो ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एएफ व ईसी, देखो एएफ हो गया ये, ईसी हो गया ये, और ये हमारे विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित, मतलब कि जो हमारा डीपी है ये बराबर आना चाहिए पी क्यू के और ये बराबर आना चाहिए क्यू बी के। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमारा डीपी बराबर आएगा पी क्यू के और ये बराबर होगा हमारे क्यू बी के। तो देखिए किस प्रकार हम इसे करेंगे सिद्ध। तो देखिए उपपत्ति में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ हमारे पास क्या था, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी व समांतर होंगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी
एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से मतलब क्या कहेंगे कि ए बी हमारा बराबर होगा सी डी के। क्लियर बात है, ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। अब समझो देखो, ये जो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और हमारा सी डी का मध्य बिंदु है एफ। तो अब बताओ, जब ए बी का मध्य बिंदु ई व सी डी का मध्य बिंदु एफ है, तो यदि मैं ए बी का आधा लूं, ए बी का आधा मतलब मैं ले रहा हूं ए ई भुजा को, और सी डी का आधा लूं, सी डी का आधा मतलब ये आपकी एफ सी भुजा को, तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि हम इन दोनों का आधा लें, मतलब 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, तो 1/2 ए बी की जगह कितना लिख सकता हूं, 1/2 ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए ई। क्या लिख सकते हैं, ए ई। और 1/2 सी डी की जगह कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम एफ सी। ये समझ में आया कि ए ई बराबर एफ सी कैसे आया। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, हम इसका रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बिंदु ई व एफ क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, ए बी व सी डी के मध्य बिंदु हैं, ए बी व सी डी के मध्य बिंदु हैं। क्या हैं ये दोनों के मध्य बिंदु हैं। तो यहां से ए ई हमारा बराबर हो गया एफ सी के। अब एक बात और समझो कि यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर सी डी तो आएगा ही, साथ में ए बी हमारा समांतर होगा सी डी के। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ए ई हमारा समांतर होगा एफ सी के। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा ए बी समांतर है सी डी के। सोचो देखो, यदि ए बी हमारा समांतर है सी डी के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए ई है ये भी हमारा एफ सी के क्या होगा, समांतर होगा। तो अब समझो, आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी आ गई और समांतर भी आ गई। इसका मतलब हमारा ये जो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, देखो ये ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ये जो चतुर्भुज आया है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो गया, ये हमारा समांतर चतुर्भुज आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अतः ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इस चतुर्भुज में ए ई बराबर एफ सी आ गया और ए ई समांतर आ गया एफ सी के, और ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो चतुर्भुज है ए ई सी एफ, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज आ गया। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब समझो देखो, जैसे ही हमारा ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी पी में। देखो समझो क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में। कौन सा है ये त्रिभुज, ये है हमारे पास ए पी बी, ठीक है। अब समझो देखो, इस वाले त्रिभुज में ही हमने क्यों बात की है, हमें समत्रिभाजित करना था, मतलब हमें डीपी को बराबर करना था पी क्यू के और बराबर करना था क्यू बी के। तो बीच में हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है P और एक आ रहा है Q। क्लियर बात। और हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें हमारे पास मध्य बिंदु हो और एक भुजा समांतर हो, जिससे हम लगा पाए मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब समझो, तो जैसे ही हम त्रिभुज ए पी बी में लेंगे, तो अब त्रिभुज ए बी पी में देखिए, इस त्रिभुज में क्या कर सकते हैं हम, तो त्रिभुज ए बी पी में हम कह रहे हैं कि ये जो ई है, ये क्या है हमारे पास, ए बी भुजा का मध्य बिंदु। तो ई भुजा ए बी का
मध्य बिंदु है। क्या है ये? भुजा का मध्य बिंदु है। और क्या है? देखो, मध्य बिंदु आ गया। और यदि हम बात करें किसकी, इस मध्य बिंदु से गुजरने वाला ये जो रेखाखंड है EQ, ये हमारा समांतर है AP के। अब आप कहोगे सर EQ समांतर कैसे आ गया AP के? ये तो हमने प्रूफ ही नहीं किया। तो याद रखो कि हमने क्या सिद्ध किया था कि AECF ये किस प्रकार का चतुर्भुज था? ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज था। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब AF समांतर होगा EC के। और जब हम कह रहे हैं कि AF समांतर है EC के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो AP है ये समांतर होगा हमारे किसके? EQ के। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ये जो EQ है ये हमारा समांतर है AP के। और इसका कारण क्या लिखेंगे? इसका कारण लिखेंगे कि हमने इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AF समांतर है हमारा EC के। क्लियर? AF समांतर है EC के। तो यहां से हमने कह दिया EQ समांतर AP। क्या हो गया? EQ हमारा समांतर हो गया AP के। तो कौन सा प्रमेय लगेगा? हम लगा सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं हम? यहां से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड इसकी दूसरी भुजा के समांतर हो, तो ये जो रेखाखंड का ये बिंदु है ये इसकी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि PQ बराबर होगा QB के। क्या कह सकते हैं? PQ बराबर होगा QB के। क्लियर? इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या कह दिया हमने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से? PQ बराबर आएगा QB के। यहां तक क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो देखो, ये काम तो हमने P बिंदु के लिए कर लिया। अब यदि हमें एक काम Q बिंदु के लिए करना हो तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम लेंगे त्रिभुज, देखो कौन सा ले रहे हैं? CQD। सबको दिख गया कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? हम ले रहे हैं त्रिभुज CQD। तो अब त्रिभुज CQD में देखो, त्रिभुज CQD में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी CD भुजा है इसका मध्य बिंदु है F। तो देखो कि जो F है ये हमारा भुजा CD का मध्य बिंदु है। क्या है ये? भुजा CD का मध्य बिंदु है। क्लियर? ये हो गया आपका मध्य बिंदु। और देखिए, हमें समांतर करना है इससे गुजरने वाला रेखाखंड यानी कि PF। क्या है ये? PF। और ये किसके समांतर है? ये हमारा समांतर है QC के। और क्यों है? क्योंकि हमारा AECF एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो FP है ये समांतर है किसके? ये समांतर है हमारा CQ के। और इसका कारण क्या देंगे? इसका कारण देंगे क्योंकि हमारे पास AF समांतर है किसके? EC के। तो AF समांतर है EC के। क्लियर? तो इन दोनों से क्या लग जाएगा? अब हम यहां पर लगा सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह देंगे, क्या कहेंगे? कि इस त्रिभुज में किसी भुजा का मध्य बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर है। तो क्या होगा? ये जो बिंदु है आपका, ये आपकी DQ भुजा को समद्विभाजित करेगा। अर्थात हम कह देंगे कि DP बराबर होगा PQ के। तो क्या कह दिया हमने? कि DP हमारा बराबर आ गया PQ के। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में था PQ बराबर QB।
क्या था, पी क्यू बराबर क्यू बी, और यहां पर है पी क्यू बराबर डीपी, तब समीकरण 1 व 2 से क्या कह देंगे हम कह देंगे कि हमारा डीपी है वो बराबर होगा पी क्यू के, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा क्यूबी के। किसके आएगा, क्यूबी के। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अर्थात हम इससे क्या कह सकते हैं, हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि जो आपके पास रेखाखंड है ए एफ व ई सी, तो अतः रेखाखंड, कौन कौन से रेखाखंड है, देखिए आपका ए एफ व ई सी, ए एफ व ई सी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। ये हो गया आपका इति सिद्धम। ठीक है, तो बच्चों सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। चलो एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं हमने क्या क्या किया है। तो आपसे क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि एबीसीडी आपके पास समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको मध्य बिंदु दिए गए हैं ई व एफ, भुजा ए बी व सी डी की, और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि जो रेखाखंड है ए एफ व ई सी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब हमें सिद्ध करना होगा डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। क्लियर, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए जब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD, और जैसे ही हमने इनका आधा लिया तो AB का आधा हो गया AE, CD का आधा हो गया FC, क्योंकि जो हमारा E व F है ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। क्लियर यहां तक। तो जैसे ही हमारा AE बराबर हुआ FC के, हम ये भी कह सकते हैं कि AE है वो FC के समांतर होगा, क्योंकि AB हमारा समांतर है CD के। तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर आ जाएं, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज, वो होता है एक समांतर चतुर्भुज। तो यहां से हमारा ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज आ गया। क्लियर। अब देखो इसके बाद हमने बात की त्रिभुज एपीबी में। क्या बात की, त्रिभुज एबीपी में हमने कहा कि ये जो AB का मध्य बिंदु है E, और EQ समांतर है हमारे पास AP के। क्या है, EQ समांतर है AP के। और इसका कारण क्या दिया, क्योंकि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से AF समांतर होगा EC के, और यदि ऐसा है तो EQ समांतर होगा AP के। और यहां हमने मध्य बिंदु प्रमेय लगा दी, उसका विलोम लगा दिया, और यहां से हमारे पास जो PQ है ये QB के बराबर आ गया। क्लियर। फिर हमने बात किया त्रिभुज CQD में, और इसमें क्या कहा कि CD भुजा का मध्य बिंदु है F, और FP समांतर है CQ के। तो यहां से हमने इसमें वापस से मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा दिया, और हमारे पास DP बराबर PQ आ गया। समीकरण 1 व 2 से हमने ये कर दिया यहां पर सिद्ध। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 6 है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। क्या है इस त्रिभुज में, C हमारा समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, तो AB क्या है, हमारा कर्ण है, उसका मध्य बिंदु है M, और इससे होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, क्या कर रहे हैं, BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। तो देखिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC। क्लियर। और आपको समकोण कहां दे रखा है, C पर। तो ये हो गया हमारा समकोण। और क्या बोला गया है कि जो कर्ण है AB, इसका मध्य बिंदु है M, और इस M से होकर BC के समांतर क्या जा रही है, एक रेखा जा रही है।
मतलब ये जो हमारा डीएम होगा ये किसके समांतर होगा, ये हमारा बीसी के समांतर होगा। मतलब यहां जो एमडी है वो समांतर होगा हमारे बीसी के। क्लियर, ये समझ में आया। देखो क्या बोला है, ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर एक रेखा जा रही है जो बीसी के समांतर है। सिद्ध करवा रहा है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ये जो डी है ये हमारा एसी का मध्य बिंदु है। मतलब हमें एडी को सिद्ध करवा रहा है बराबर बीसी के। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए क्या क्या दिया गया है। तो दिया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिस पर सी पर क्या है, सी पर समकोण है, सी पर समकोण है। मतलब ये जो हमारा कोण है ये हो गया 90 डिग्री का। भाई सी पर समकोण है तो यहां पर कोण 90 डिग्री का। और क्या दिया गया है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, तो यानी कि आपका क्या हो गया, ए बी का मध्य बिंदु है एम, ए बी का मध्य बिंदु एम है। और क्या क्या दिया गया है, और इससे होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, इससे बीसी के समांतर खींची गई रेखा, मतलब हमारा ये जो एमडी है ये समांतर हो गया बीसी के, वह एमडी हमारा समांतर हो गया बीसी के। और क्या कह रहा है कि इससे बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध करवा रहा है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। देखिए तो किस प्रकार करेंगे सिद्ध, तो उपपत्ति। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप आराम से सोचे तो। देखो क्या क्या दिया गया है हमारे पास, एक एबीसी त्रिभुज है, सी पर हमारा समकोण है, तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो है हमारे पास एम, यानी मध्य बिंदु आ गया। मतलब हम सोचेंगे इसमें या तो मध्य बिंदु प्रमेय या फिर इसका विलोम। अब सोचो क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो, आपके पास ए बी का मध्य बिंदु आ गया एम, और आपको सिद्ध करना है एसी का मध्य बिंदु है डी। क्लियर, क्या सिद्ध करना है, एसी का मध्य बिंदु है डी, मतलब प्रमेय लगेगी आपकी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो देखिए क्या कह सकते हैं हम कि हमारे पास त्रिभुज है एक एबीसी जिसमें ए बी का मध्य बिंदु है एम, और इससे जो रेखा जा रही है वो हमारी त्रिभुज की दूसरी भुजा किसके, बीसी के समांतर है। तो क्या होगा, जो ये बिंदु है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कहेंगे कि जो एम बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या दिया गया है, क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और हमारे पास दिया गया है जो एमडी है ये हमारा समांतर है बीसी के, एमडी समांतर बीसी, ये भी क्या है हमारे पास दिया है, क्या है ये हमारे पास दिया गया है। भाई एमडी समांतर हो गया बीसी के। अब समझो देखो, जैसे ही हमने ये दोनों चीज कही हम यहां पर लगा सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो अर्थात मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कह देंगे हम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम यहां पर कह देंगे, क्या कहेंगे देखो समझो,
कि आपके पास त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एक भुजा का मध्य बिंदु से जो रेखाखंड गुजर रहा है वो त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर है। तो ये जो डी है ये हमारे ये जो एसी भुजा है इसको समद्विभाजित करेगा। मतलब एसी का जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास डी होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। क्या है ये? इसका मध्य बिंदु है। और यही करना था हमें यहां पर सिद्ध। इति सिद्धम। समझ में आया किस प्रकार किया है? देखो बड़ा सिंपल सा है। आपके पास एक त्रिभुज हो गया, इसमें एक भुजा का मध्य बिंदु है और उससे जो रेखाखंड गुजर रहा है वो इसकी दूसरी भुजा के समांतर है। तो हमने यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाया और ये हमारा यहां पर हो गया सिद्ध। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला। अगले में आपसे कह रहा है कि एम डी लंब है एसी पर, हमें करना है ये सिद्ध। तो देखो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास एम डी है ये हमारी भुजा एसी पर लंब है। और इसे हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं? यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो हमारे कोण हैं ये कैसे हुए, ये 90 डिग्री के हैं, तो क्या होगा? यहां से हम सिद्ध कर देंगे एम डी लंब है हमारा एसी पर। तो देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है? एम डी लंब है एसी पर। मतलब हमें क्या करना होगा? कोण जो हमारे पास डी है इसे हमें 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना होगा कि भाई ये जो हमारा कोण है ये कैसा होगा? ये हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये जो कोण है ये वाला, इसे हमें 90 डिग्री के बराबर करना है। कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो किस प्रकार कर सकते हैं? सोचो थोड़ा। देखो हमारे पास है कि जो डीएम भुजा है ये हमारी समांतर है इस बीसी के। क्या है? ये जो एमडी है ये समांतर है बीसी के। तो चूंकि क्या क्या है आपके पास? एमडी समांतर है किसके? बीसी के। ये आपके पास दिया है। और यदि हम बात करें ये दोनों समांतर हैं और एसी क्या है? हमारी त्रियक है। वह एसी त्रियक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हमारी दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं? एक ओर बनने वाले कोण हमारे किस प्रकार के होते हैं? संगत कोण होते हैं। अर्थात ये जो कोण सी है और ये जो यहां पर कोण डी है ये कैसे होंगे? ये दोनों हमारे संगत कोण होंगे। मान लीजिए ये कोण सी है और ये कोण डी है। तो अर्थात हमारा क्या होगा कि कोण सी व कोण डी संगत कोण होंगे, कोण होंगे। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण सी बराबर होगा कोण डी के। यहां तक क्लियर? कोण सी किसके बराबर आ जाएगा? कोण डी के। और हमें पता है कि सी पर हमारा समकोण है, मतलब कोण सी का मान तो 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि सी पर समकोण है मतलब क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर 90 डिग्री। और यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। मतलब हमारे पास कोण डी का मान 90 डिग्री आ गया। और जैसे ही हमने कोण डी बराबर 90 डिग्री कहा तो हम कह सकते हैं कि एम डी हमारा लंब है एसी पे। अर्थात एम डी लंब हो गया हमारा एसी पर। क्लियर? और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। समझ में आया सभी को किस प्रकार किया है? देखो बड़ा सिंपल था। लंब करना है मतलब हमें कोण डी को 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। तो हमने क्या कहा कि भाई ये दोनों हमारी समांतर हो गई, त्रियक एसी हो गई। तो एक और बने कोण संगत कोण, संगत कोणों को कर दिया बराबर। सी पर समकोण है तो कोण सी का 90 मान हो गया।
और कोण डी भी यहां से 90 सिद्ध हो गया। तो हमने कह दिया एम डी लंब हो गया एसी पर। ठीक है, अब करते हैं अगला। तो इसका तीसरा है कि सिद्ध करना है हमें सीएम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी के। देखो सीएम कहां है, ये है हमारे पास सीएम। देखो ये सी से एम को हमने मिला दिया तो ये हो गई हमारे पास सीएम भुजा। तो ये जो सीएम भुजा है ये हमारी एम ए के बराबर है और ये दोनों 1/2 ए बी के बराबर सिद्ध करना है। तो समझो, देखो अब जैसे ही हमने ये रेखा खींची तो हमें पता है कि जब हमें दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो ये दोनों भुजाएं जिन त्रिभुजों में हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो एक त्रिभुज तो हो गया हमारे पास ये और एक हो गया ये। तो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन कौन से में, एक तो हो गया हमारे पास ये वाला त्रिभुज। देखो ये कौन सा है, ये है हमारे पास सी डी एम। कौन सा है, ये वाला सी डी एम। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है हमारे पास ए डी एम। तो त्रिभुज ए डी एम व त्रिभुज सी डी एम में क्या करेंगे, देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो कोण हैं ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों कोण किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। हमने अभी सिद्ध किया है ना कि ये कोण 90 का है। तो एक तो कोण मिल गया। भुजा की बात करें तो देखो एडी है ये किसके बराबर होगी, ये हमारी सीडी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि बिंदु डी एसी का मध्य बिंदु है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो एडी है ये बराबर है सीडी का। और रीजन ये है कि जो बिंदु डी है ये भुजा एसी का मध्य बिंदु है। भुजा एसी का मध्य बिंदु है। और देखिए एडी बराबर हो गया सीडी के। और ये जो हमारा कोण है, मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2। और कारण क्या है, दोनों 90 डिग्री के। दोनों किसके हैं, 90 डिग्री के। यहां तक समझ में आ गया। और देखिए एक भुजा एक कोण, और ये जो एम डी भुजा है ये हमारे दोनों त्रिभुजों में आ रही है। मतलब ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। तो हम कह सकते हैं एम डी बराबर एम डी, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। कैसी हो गई ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां से दो भुजाएं एक कोण, अर्थात एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से तो क्या कह सकते हैं, अतः एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम हो जाएगा हमारे पास किस त्रिभुज के, त्रिभुज सीडीएम के। सीडीएम के। और जैसे ही हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए हम सीपीसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एम है ये हमारे सीएम के कैसा होगा, सीएम के बराबर होगा। भाई संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो एम बराबर हो जाएगा हमारे पास सीएम के। और देखिए क्या है, एम हमारे पास मध्य बिंदु दिया गया है ए बी का। तो हम लिखेंगे बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि ये मध्य बिंदु है तो जो एम होगा ये हमारा आधा होगा ए बी का। क्या होगा, आधा होगा ए बी का। तो इन दोनों समीकरणों से क्या कह देंगे, मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीएम भुजा है ये बराबर आ गई एएम के। सीएम बराबर एएम और ये बराबर आ गया 1/2 ए बी के। क्लियर। और यही करना था हमें यहां पर सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों,
तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। देखो बड़ा सिंपल सा था। यदि हमें कभी भी भुजाओं को बराबर करना हो तो सबसे पहले हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, फिर लगाते हैं सीपीसीटी। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। ये कोण एक बराबर कोण दो, दोनों 90 के हैं। एडी बराबर हमारे पास सीडी है क्योंकि बिंदु डी एसी का मध्य बिंदु है, और एम डी हमारी इनमें उभयनिष्ठ भुजा आ गई, अर्थात ऐसे है सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सीपीसीटी से हमने एएम को सीएम के बराबर कर दिया और हमारे पास दिया गया है कि बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब एएम बराबर आ गया 1/2 ए बी के, और दोनों समीकरणों से हमने ये कर दिया यहां पर सिद्ध। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। तो बच्चों ये भाग करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 6 व 5 को हल किया था, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली यहां पर होती है खत्म, और हमने अध्याय 8 को भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब अगले भाग में हम इसका अध्याय 9 व्रत को करेंगे स्टार्ट। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।